हेलो दोस्तों, मैं जोगिंदर एजुकेशन प्लेटफॉर्म 19 अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जहां तक अपन ने अध्ययन किया था आज वहीं से आगे अपन बढ़ाते हैं। अपना तीसरा अध्याय चल रहा है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, जिसमें अपन ने अगली वीडियो में देखा था कि सीएम मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं आपके मुख्यमंत्री के द्वारा। जो मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करते हैं। ठीक है, पहले तो वो किसकी करती हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। फिर उसके बाद में जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रियों का नाम उसे देता है राज्यपाल को। फिर राज्यपाल मंत्री के सलाह के अनुसार फिर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आगे देखते हैं मुख्यमंत्रियों का क्रम मध्य प्रदेश में क्या था। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने कोई एक्चुअली ट्रिक नहीं बनाई है। ठीक है, आप ट्रिक के द्वारा इन्हें बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपके जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके रविशंकर शुक्ल थे। कौन से थे? आपके रविशंकर शुक्ल। ठीक है, रविशंकर शुक्ल थे। दूसरे आपके भगवंत राय मंडोलई थे। तीसरे आपके कैलाश नाथ काटजू थे। चौथे नंबर आपके फिर द्वारा से भगवंत राय मंडोलई थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि रवि भगवत कैलाश भगवत। क्या हो गया? रवि भगवत कैलाश भगवत। तो ये आपका 4 हो गया। इसमें आपका भगवत दोबारा आ रहा है। रवि मैंने रविशंकर शुक्ल, भगवत राय मंडोलई, फिर कैलाश नाथ काटजू, फिर भगवंत राय मंडोलई, फिर द्वारका गोविंद। फिर आपका द्वारका गोविंद आता है। तो द्वारका मैंने द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह 6 नंबर पे हो गए। फिर 7वां आपका राजा नरेश चंद्र आता है। ठीक है, राजा नरेश चंद्र। और 8वां आपका श्यामचरण शुक्ल और प्रकाश चंद्र शेट्टी। तो प्रकाश चंद्र शेट्टी दोनों के बीच में आता है। ठीक है, आपका किसके? प्रकाश चंद्र शेट्टी के ऊपर नीचे आता है आपका श्यामचरण शुक्ल। ठीक है दोस्तों, तो 2 बार आता है इसमें भी। तो पहला था आपका रवि, फिर भगवत, फिर कैलाश, फिर भगवत। तो भगवत राय मंडोलई, कैलाश नाथ काटजू, भगवत राय मंडोलई। फिर आपका द्वारका गोविंद है, तो द्वारका प्रसाद और गोविंद नारायण सिंह। फिर आपका राजा नरेश चंद्र आता है, फिर श्यामचरण शुक्ल। इसके बीच में आता है आपका प्रकाश चंद्र शेट्टी, फिर द्वारा से ही आपका आ जाता है श्यामचरण शुक्ल। ठीक है, इस प्रकार से आपके 10 हो गए। 11वें आपके कैलाश चंद्र जोशी थे, कैलाश चंद्र जोशी। और 12वें आपके वीरेंद्र कुमार सकलेचा थे। ठीक है, और सुंदरलाल पटवा और अर्जुन सिंह। और यहाँ पर एक ट्रिक आप बना सकते हो कि अर्जुन मोती, अर्जुन मोती। ये बार बार आ रहा है क्योंकि अर्जुन सिंह बने, फिर उसके बाद मोतीलाल बोहरा आए, फिर अर्जुन सिंह आए, फिर मोतीलाल बोहरा आए। ठीक है, और 18-19 आपका श्यामचरण शुक्ल है, जो कि आपका फिर यहाँ पर आ गया 10वें नंबर भी पर था और यहाँ पर भी है। फिर आपका सुंदरलाल पटवा द्वारा से। ठीक है, फिर आपके 20वीं तो आपको पता ही है, दिग्गी था। फिर उसके बाद आपकी उमा भारती, जो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी थी। और फिर लालू बाबूलाल गौर था आपका, जिसे मध्य प्रदेश का बुलडोजर कहते हैं। ठीक है, और आपके जो मामा शिवराज सिंह चौहान। फिर आपका जो कमलनाथ बना था। ठीक है, व्यक्ति के रूप में 18वें थे, और वैसे क्रम से देखें तो 24वां था। लेकिन अब आपका 25वां भी शिवराज सिंह द्वारा से क्या सिंधिया जी ने अपनी पार्टी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में चला गया। इस कारण फिर आपका द्वारा से बीजेपी की सरकार बन चुकी है मध्य प्रदेश में। तो इस स्थिति में वर्तमान में आपके जो सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा से आ चुके हैं। तो सबसे अधिक समय तक भी सीएम आपके शिवराज सिंह चौहान ही रहे हैं, और व्यक्ति के रूप में ये भी 18वें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इनकी ट्रिक बना लेना। कैसे बनाओगे कि रवि भगवत, फिर कैलाश भगवत, फिर इसमें द्वारका गोविंद आ जाएगा ऐसे। फिर आपका नरेश चंद्र दिया ये। फिर उसके बाद आपका जो श्यामचरण शुक्ल है वो 2 बार आता है, जैसे प्रकाश चंद्र शेट्टी के बीच में आता है। ठीक है, और कैलाश चंद्र जोशी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सुंदरलाल पटवा है आपका। फिर अर्जुन मोती ऐसे आप कर लोगे। आप पे श्याम सुंदर, श्यामचरण शुक्ल और सुंदरलाल पटवा। 20 से आपको बताइए दिग्गी, उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह, कमलनाथ। फिर आपके शिवराज सिंह अब वर्तमान चल ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण अपन अगर देखें तो जो आपके जो राष्ट्रपति शासन था वो 356 आर्टिकल के तहत लगता है। 356 आर्टिकल आपका, इसका प्रावधान है 365 में। तो आर्टिकल 356 स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जब किसी राज्य में जब संविधान तंत्र विफल हो जाए, ठीक है, और सही ढंग से उसमें क्रियान्वयन ना हो, कार्य वगैरह ना चले, तो ऐसी स्थिति में आपका राज्यपाल एक आदेश देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति शासन के लिए कह सकता है। तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत। तो मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो अभी तक 3 बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा आपका 3 बार लगाया जा चुका है। सबसे पहले आपका लगा था 1977 में। कब लगा था?
1977 में जब आपके जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के उस समय, तो श्याम चरण शुक्ला हुआ करते थे उस समय मुख्यमंत्री, जिनके कार्यकाल में सबसे पहले मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब हुआ था? 1977 में। फिर उसके बाद 2 बार राष्ट्रपति शासन और लगा, 1980 और 1992 में, जब सुंदरलाल पटवा थे आपके, कौन? सीएम सुंदरलाल पटवा हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में लगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले किसके शासनकाल में या कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा, तो श्यामचरण शुक्ल था और सबसे अधिक सुंदरलाल पटवा था। ठीक है, और दोस्तों वित्तीय आपातकाल होता है वो आपका आर्टिकल 360 के तहत लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, और 352 के तहत आपको पता ही है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उससे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि जो आपके सीएम थे उनके कार्यकाल में घटने वाली घटना है। ठीक है दोस्तों, तो आपके जब पहले सीएम थे रविशंकर शुक्ल, तो उनके शासनकाल में अगर, ठीक है दोस्तों, तो आपका जो श्यामचरण शुक्ल था, तो ये आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, और मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। मतलब कहने का ये है कि जब रविशंकर शुक्ल अपने कार्यकाल के समय मध्य प्रदेश के सीएम थे, तो उस समय वो मुख्यमंत्री होते ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और जिनका जन्म हुआ था आपका सागर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और दूसरे आपके भगवंत राय मंडलोई हैं। ठीक है, जो आपके 2 बार बने थे सीएम, तो पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। वो 2 बार सीएम रह चुके हैं आपके, और प्रथम बार मात्र 30 दिन के सीएम रहे थे। कितने? 1 महीने के लिए सीएम रहे थे, जो आपके खंडवा जिले से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका कैलाशनाथ काटजू। तो कैलाशनाथ काटजू की बात करूँ तो ये 2 बार सीएम रहे, और मध्य प्रदेश के सीएम जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। ठीक है, ये आपके सीएम थे मध्य प्रदेश के, लेकिन मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। पेशे से वकील थे। क्या थे? वकील थे। इन्होंने मतलब ये एडवोकेट भी थे आपके कैलाशनाथ काटजू। ठीक है दोस्तों, और जो आपके वकील होते हुए भी मध्य प्रदेश के सीएम थे, जो 2 बार बने, ये मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि जी मतलब मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे, लेकिन इनका जो जन्म था वो मध्य प्रदेश के रतलाम में हुआ था, लेकिन ये रहते कहाँ थे? आपके इलाहाबाद यूपी में रहा करते थे ज़्यादातर, इस कारण मध्य प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इलाहाबाद में रहते थे यूपी में, इस कारण इन्हें कहा गया कि जी मतलब मध्य प्रदेश के निवासी नहीं थे, क्योंकि निवास वहाँ पे करते थे, लेकिन मूल इनका जन्म हुआ तो वो आपके मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में हुआ था। ठीक है, और उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल भी रह चुके थे आपके। ठीक है, 2 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके थे आपके पहले ये। ठीक है, और केंद्रीय रक्षा गृह मंत्री भी रह चुके हैं आपके, और INA फौजियों की ओर से लाल किला मुकदमा भी लड़ा था इन्होंने। अब इनमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस सीएम ने INA फौजियों की ओर से लाल किला मुकदमा लड़ा? ठीक है, तो इस प्रकार आपको पता होना चाहिए कि वो श्री कैलाशनाथ काटजू हैं। ठीक है दोस्तों, अब द्वारका प्रसाद मिश्र की बात करें, जिन्हें राजनीति के चाणक्य कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो राजनीति के चाणक्य उन्हें किन्हें कहा जाता है? मध्य प्रदेश राजनीति के चाणक्य कौन है? तो द्वारका प्रसाद मिश्र। तो ये आपके 2 बार सीएम रह चुके हैं, संविधान सभा के सदस्य भी हैं। इनका जन्म की अगर बात करें तो उन्नाव यूपी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश के पहले सीएम जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे वो आपके जो काटजू थे। ठीक है दोस्तों, तो वो काटजू का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन निवास भी यूपी में करते थे। लेकिन द्वारका प्रसाद एक ऐसे हैं मात्र जो यूपी में जन्म लिया, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम थे, तो बाहर के थे जो मध्य प्रदेश में सीएम रहे। ठीक है दोस्तों, लेखक भी रह चुके हैं ये आपके द सर्च फॉर लंका, इंडियंस मार्च टू फ्रीडम, कृष्णायन महाकाव्य, सभी उन्होंने रचनाएं भी लिखी थी आपके। गोविंद नारायण सिंह की अगर बात करें तो ये विंध्य प्रदेश के प्रथम सीएम थे आपके, और कैप्टन अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे। ठीक है, जो कैप्टन अवधेश सिंह प्रताप मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब मैंने आपको विंध्य प्रदेश पढ़ाया था उस समय, पहले अध्याय में ही पढ़ाया था मैंने आपको। ठीक है, कांग्रेस से इस्तीफा देकर लोक सेवक दल बनाया इन्होंने। ठीक है, लोक सेवक दल बनाया तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे आपके। ठीक है, और अपने संविदा सरकार संयुक्त विधायक दल का गठन भी किया, और प्रथम जो पहले थे जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी थे, तो आपके कौन थे? वो गोविंद नारायण सिंह। ठीक है,
और आपके बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करें अपन नरेश चंद्र की, तो ये आपके पहले आदिवासी सीएम थे मध्य प्रदेश के। ठीक है दोस्तों। और ये 13 दिन तक सीएम रहे, और ये आपके छत्तीसगढ़ के राजनीतिक अनैतिक के चलते पद और राजनीति दोनों को छोड़ दिया। अब इन्होंने क्या था, जब राजनीति में अनैतिकता आ गई, ठीक है, इनका विरोध वगैरह होने लगा, तो इस कारण इन्होंने न केवल अपना पद छोड़ा सीएम का, बल्कि इन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम राजनीति में जाएंगे ही नहीं। राजनीति को बाय बाय कह दिया कि तुम रखो राजनीति, मुबारक हो तुमको, अब हम राजनीति में पैर ही नहीं रखेंगे। तो पद, लेकिन राजनीति भी छोड़ गई नरेश चंद्र जी। ठीक है, तो ये याद रखना। और इनकी जो बेटी थी पुष्पा देवी, वो 3 बार आपकी एमपी भी रह चुकी है, सांसद। ठीक है दोस्तों। प्रकाश चंद्र शेट्टी की बात करें तो ये 2 बार सीएम रह चुके हैं आपके। ठीक है, 1975 में। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है, ये जब सीएम थे जब 1975 के समय, जब आपको पता है कि 1975 में सबसे पहले इंदिरा गांधी का शासन हुआ करता था देश में, तो उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था। तो ये एकमात्र सीएम थे। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा उस समय मध्य प्रदेश के सीएम तो प्रकाश चंद्र शेट्टी थे। ठीक है दोस्तों। कौन थे आपके? प्रकाश चंद्र शेट्टी। श्यामचरण शुक्ल की बात करें तो पंडित रविशंकर जो शंकर शुक्ल थे, जो आपके प्रथम सीएम थे, उनके पुत्र थे श्यामचरण शुक्ल, जो मध्य प्रदेश में पिता पुत्र की जोड़ी, ये जो 3 बार सीएम रही। ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के एक ऐसी जोड़ी जिसका पिता और पुत्र दोनों ही सीएम रह चुके हैं, तो वो आपका रविशंकर शुक्ल है। उनके पुत्र श्यामचरण शुक्ल ये भी सीएम रह चुके हैं, जो 3 बार सीएम रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों। और इन्हीं के शासनकाल में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, 2 बार। ये रायपुर मतलब पहली बार जो लगा था आपातकाल इन्हीं के शासनकाल में लगा था, श्यामचरण शुक्ल के समय, और 2 बार मैंने होता है सुंदरलाल पटवा के समय लगा था। ठीक है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी थे। और कैलाश चंद्र जोशी की अगर बात करें तो ये राजनीति के संत हुआ करते थे। ये बीजेपी के पहले सीएम, फिर बंगाली विधानसभा से, जो बांगली आपका देवास में आता है, तो बांगली विधानसभा से ये लगातार प्रतिनिधित्व, हाटवल्या से भी, भोपाल से में जो सांसद रह चुके हैं आपके ये। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका देवास था उसका बांगली से लगातार ये विधानसभा के एमएलए चुनते रहे। ठीक है, और हाटवल्या से भी चुने हैं। ठीक है दोस्तों। और बीजेपी के पहले सीएम थे, जो बीजेपी से मध्य प्रदेश में सीएम बने, क्यों इससे पहले सभी जो थे वो आपके कांग्रेस थे। वीरेंद्र कुमार शक्लेचा, तो ये भी आपके वकील थे, मध्य प्रदेश जनता पार्टी भी बनाई थी इन्होंने, जावदा मंदसौर से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। और सुंदरलाल पटवा, जो मैंने आपको बताया था कि इनके शासनकाल में 2 बार मध्य प्रदेश में क्या लगाया जा चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब तक 3 बार लग चुका है। तो नीमच के कुकड़ेश्वर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था वो इन्हीं की सरकार थी, जब मध्य प्रदेश में जब विध्वंस किया गया था उस समय मध्य प्रदेश में सरकार थी वो सुंदरलाल पटवा की थी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपके अर्जुन सिंह 3 बार सीएम रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है। चौराट सिंधी में इनका जन्म हुआ था। केंद्र में मानव संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं आपके। और बाबरी मस्जिद विध्वंस से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ दी थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों। और अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस का गठन भी किया था। और पंजाब के जो आपके राज्यपाल भी रह चुके हैं। और राजीव और लोगोवाला समझौता जो कराया गया था, तो वो आपके कौन से थे, आपके जो अर्जुन सिंह थे, जो उस समय पंजाब के राज्यपाल हुआ करते थे। और इन्होंने ही जो पंजाब के लोगोवाला था, और राजीव गांधी उस समय केंद्र में थे आपके 1986, तो उस समय दोनों के मध्य जो समझौता करवाया था वो उन्होंने ही करवाया था। ठीक है दोस्तों। अब भोपाल गैस जो कांड हुआ था, आपको पता ही है कितना यूनियन कार्बाइड जो भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी 1983 के समथिंग में, तो उसके जो बेटे उसके अध्यक्ष थे वारन एंडरसन यूनियन कार्बाइड के, उसको भगाने में इन पर आरोप भी लगाए गए थे कि उनको भगाने में जिनका अर्जुन सिंह का हाथ है, इन्होंने उनको भगाया देश से बाहर, वरना वो देश से बाहर नहीं हुए थे। ठीक है। आपको पता है उस भोपाल कांड के कारण, त्रासदी के कारण आज भी वहाँ पे बच्चे लूले लंगड़े होते हैं। ठीक है। मतलब थोड़ी वो समस्या आज भी वहाँ पर देखी जा सकती है। उस क्षेत्र में जो यूनियन कार्बाइड का जो रिसाव हुआ था गैस का, तो उस समय बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। ठीक है। तो इस कारण इन पर आरोप लगाए गए कि आपने वारन एंडरसन को भगाया है देश से बाहर। ठीक है दोस्तों। और जो सीएम वगैरह हैं उनको आप बुक ले लेना बढ़िया, जो MPPSC के लिए सूटेबल हो, उसमें से और सीएमओ का कार्यकाल वगैरह घटना वगैरह पढ़ लेना। मैंने इतनी पढ़ाई, इतनी सफिशिएंट है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है दोस्तों। अब बात करें प्रशासनिक तंत्र की, तो दोस्तों प्रशासनिक तंत्र में देखा जाए सचिवालय, तो प्रश्न ये उठता है कि ये सचिवालय होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सचिवालय आपका जो कि पूरे राज्य के जितने भी विभाग वगैरह होते हैं वो सभी सचिवालय के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि शिक्षा विभाग हो आपका, चाहे गृह विभाग हो, ठीक है, कानून विभाग हो, चाहे आपका कृषि विभाग हो, जितने भी डिपार्टमेंट है वो आपके सचिवालय के अंतर्गत आते हैं। जिसका कार्य क्या होता है कि पूरे राज्य की जितनी भी नीतियाँ वगैरह होती हैं उन नीतियों को बनाना, निर्माण करना, ठीक है, और सचिवालय नीतियों के बारे में परामर्श देते हैं। अब कैसे, अब मैं वो आपको बताता हूँ एग्जांपल के द्वारा। जैसे कि मान के चलो आपके मंत्री हैं, एक शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा मंत्री क्या होगा, तो एक शिक्षा विभाग होगा। शिक्षा विभाग आपका आ गया सचिवालय के अंतर्गत। तो शिक्षा विभाग का जो प्रमुख अधिकारी है वो हो गया आपका कौन, मंत्री, जो एमएलए वगैरह है वो बनता है। और जो प्रमुख आपका मंत्री होता है तो उसके बाद में जो दूसरा उसका जो मेन होता है वो होता है आपका सचिव, जो कि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है दोस्तों, फिर सचिव के नीचे भी और बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो सचिव वगैरह का क्या कार्य होता है, सचिव वगैरह का कार्य ये होता है कि उस मंत्री को, मानो चलो वो शिक्षा मंत्री है तो शिक्षा के बारे में देश में क्या क्या नई नई नीति होनी चाहिए, शिक्षा में किस प्रकार से और बेहतर ढंग से उसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है, और कौन कौन सी नीतियाँ राज्य में लागू की जा सकती हैं, तो वो सब डिसाइड कौन करेगा, सचिव। तो सचिव ये मंत्री को बोलेगा नीतियों के बारे में। तो फिर अगर वो मंत्री उसको अच्छी लगती है, हाँ ये नीति सही है, तो फिर ऐसी स्थिति में मंत्री उसे ड्राफ्ट को लेकर फिर आपका विधानसभा में जाता है। फिर इस कारण वो प्रोसेस पूरी चलती है, वो विधेयक बनता है, फिर वो पारित होता है, फिर वो लागू होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो सचिवालय इसका कार्य क्या हुआ, नीति निर्माण में, ठीक है, और नीतियों के परामर्श देने में इसका मुख्य कार्य रहता है, जो कि पूरे राज्य का सचिवालय होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे विभाग आते हैं। तो आपके प्रमुख जो सचिव होते हैं पहले वो आपके एचएम कामत हुआ करते थे। कौन थे आपके, एचएम कामत। तो इस प्रकार से जितने विभाग होते हैं उनका प्रत्येक विभाग का एक सचिव होता है। ठीक है दोस्तों, और पहली महिला थी आपकी सचिव वो निर्मला बुच थी। कौन सी थी, निर्मला बुच। अब संचालय, और जिस प्रकार से सचिवालय का कार्य क्या हुआ, नीति निर्माण और परामर्श देना, उसी प्रकार से उसका फील्ड में आकर, ठीक है, जिला स्तर पर आकर, संभाग स्तर पर आकर संचालनालय का कार्य होता है उनको क्रियान्वयन करना, उनको लागू करना, उनकी देखरेख करना कि सही प्रकार से नीति लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। जैसे मान लो आपका एक शिक्षा विभाग है, उसका वो एक शिक्षा सचिव है, तो शिक्षा सचिव ने क्या किया, उनके बारे में नीतियाँ बनाई कि किस प्रकार से शिक्षा में संशोधन किया जा सकता है, सुधार लाया जा सकता है। तो उन्होंने उस प्रकार से वो लागू हुई। लागू होने के बाद वो शिक्षा में जितने भी सुधार किए गए थे वो सही ढंग से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसका काम कौन करेगा, संचालनालय, निदेशालय। तो एक शिक्षा निदेशालय होगा, निदेशक बोलते हैं उनके, शिक्षा निदेशक ने साइन किए हैं। तो शिक्षा निदेशक का कार्य उसकी देखरेख करना। ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है, उनका क्रियान्वयन करना। तो ये आपके काफ़ी नज़दीक है सचिवालय और संचालनालय। और संचालनालय की बात करें तो जो आपके मध्य प्रदेश में जो भोपाल है उसमें सतपुड़ा और विंध्याचल 2 भवन हैं। तो ये 2 भवन है आपके संचालनालय के नाम से जाने जाते हैं, जिसका काम क्या होता है, नीतियों का क्रियान्वयन करना। ठीक है दोस्तों, और किस प्रकार से करते हैं मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार से प्रत्येक विभाग के होते हैं, जैसे शिक्षा के होते हैं वैसे ही कानून, गृह विभाग, चिकित्सा विभाग, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। और आपका सचिवालय था वो आपका वल्लभ भवन है, जिसका नाम आपका वल्लभ भवन है, जो आपके भोपाल में ही स्थित है। और इसी के समीप ही वो संचालनालय या निदेशालय बोलते हैं उसे, वो भी स्थित है। अब बात करें संभाग आयुक्त की, तो संभाग आयुक्त का मतलब होता है प्रत्येक संभाग में एक आयुक्त होता है। तो आपको बताया था मैंने पहले ही, मतलब सेकंड टॉपिक में बता दिया था कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। ठीक है, कौन कौन से वो भी मैंने आपको बताया था, सब अच्छी तरीक़े से बता चुका हूँ, बहुत गहराई से। ठीक है दोस्तों, तो राज्य के जितनी के 10 संभाग हैं तो उसका प्रत्येक संभाग का एक आयुक्त होता है, जिसका जो आयुक्त होता है ना वो क्या होता है, वो प्रमुख अधिकारी होता है उस संभाग का। मान के चलो आपका मुरैना संभाग है, चंबल संभाग, तो उसमें आपके कितने ज़िले हैं, 3 ज़िले। तो इन तीनों ज़िले के ऊपर जो प्रमुख अधिकारी होगा वो संभाग आयुक्त होगा। ठीक है, जो कि उन तीनों ज़िलों की मतलब कि उनकी देखरेख करना, व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को देखरेख करना कि सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, वो सभी कौन देखेगा, वो आपका संभाग आयुक्त देखेगा। ठीक है, जो आपका वरिष्ठ एक आईएएस अधिकारी होता है जो सचिव स्तर का होता है, जैसे कि आपको संचालनालय में सचिव होता है उसी लेवल का होता है ये भी। ठीक है, और इससे छोटा आपको बताइए जिला कलेक्टर होता है, जो प्रत्येक ज़िले की व्यवस्था की देखरेख करता है। तो इस कलेक्टर को फिर आदेश कौन देता है, वो संभाग आयुक्त ही देता है। ठीक है, जो प्रमुख अधिकारी होता है इसका कार्य क्या होता है, कानून व्यवस्था को लेकर अपना विकास कार्य तक पूरे ज़िले में लागू करना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो कुछ फैक्ट हैं जो आपके लिए
प्रत्येक एग्जाम के लिए मध्य प्रदेश के, चाहे वो जेल पेरी हो, चाहे एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे एएसआई हो, चाहे वो पीएससी का प्री एग्ज़ाम भी क्यों ना हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है आपका प्रशासनिक संस्था और मुख्यालय। तो राज्य मुद्रणालय कौन सा दोस्तों? राज्य मुद्रणालय। तो राज्य मुद्रणालय का कार्य क्या होता है? तो मुद्रणालय को आपको पता है, मुद्रणालय का मतलब होता है एक छपाई, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, जैसे कि आपकी देवास वगैरह में प्रिंटिंग प्रेस है, इससे आपके नोट वगैरह छापे जाते हैं। तो जो छापे जाते हैं, जो छापता कौन होती है? वो मशीन होती है, वो क्या, उसे क्या बोलते हैं? वो मुद्रणालय बोलते हैं। तो यहाँ पर मुद्रा की छपाई वगैरह, प्रिंटिंग वगैरह की जाती है। तो आपका जो राज्य मुद्रणालय है वो आपका इंदौर में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका इंदौर में। इस प्रकार से आप एक का जो वाणिज्यिक कर है आयुक्त है, तो वाणिज्यिक कर आयुक्त आपका, इसका भी मुख्यालय इंदौर में है। वाणिज्यिक कर आयुक्त का प्रमुख आयुक्त होता है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जितने भी वगैरह टैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट कर, इनडायरेक्ट कर से जितना भी रेवेन्यू होता है, उस पूरे रेवेन्यू को तो दोस्तों एकत्रित वगैरह करना। ठीक है, इसका आपका इंदौर में हो जाता है। फिर आपका आता है राजस्व मंडल और आपका भू अभिलेख कार्यालय, ये आपके दोनों ग्वालियर में ही है। तो राजस्व मंडल का कार्य होता है कि जितना भी आपका टैक्स वगैरह मिला, जैसे कि टोल टैक्स वगैरह प्रत्येक ज़िले में आपने देखा ही होगा, तो जितने भी टैक्स वगैरह रहते हैं या जितने भी इनडायरेक्ट कर, सेवा कर वगैरह से जितना भी राज्य का रेवेन्यू होता है, जितना भी मतलब पैसा प्राप्त होता है, साधारण भाषा में देखो तो जितना भी पैसा आता है उस सारे पैसे को, तो जितना भी सारा पैसा आता है उस सारे पैसे के द्वारा सरकार के लिए मतलब बजट तैयार करना। बजट तैयार मतलब ऐसे कि उस पैसे को कहाँ पर खर्च किया जाए, किस नीति में खर्च किया जाए, और फिर किस क्षेत्र में किया जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाए, शिक्षा सुधार के क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जाए, ठीक है, समाज के लिए कितना मतलब खर्च किया जाए, तो वो सभी आपका राजस्व मंडल देखता है। और राजस्व मंडल के अंतर्गत आपका जो भू अभिलेख आता है, जो कि भूमि से संबंधित होता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों का कार्यालय आपका ग्वालियर में है, लेकिन आपका भू अभिलेख कार्यालय वर्तमान एक और खुल चुका है, वो आपका पता है आपको भोपाल में है। तो लेकिन आपका जो प्रधान है वो आपका ग्वालियर है, और अभिलेख जो कार्यालय भू अभिलेख वो आपका भोपाल में भी है। ठीक है दोस्तों, महाधिवक्ता कार्यालय की बात करें तो वो आपका जबलपुर में है, और इसके दो पार्ट और भी है महाधिवक्ता के, जो आपके इंदौर और ग्वालियर में भी हैं। तो महाधिवक्ता, जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं जैसे, तो वो कौन होता है? वो एक पूरे देश के लिए केंद्र का होता है। जितनी भी जो सरकार की कानून संबंधी बातें वगैरह होते हैं, उन सभी बातों को न्यायालय में प्रस्तुत करना या सरकार की तरफ से बात रखना, वो मान्यवादी का कार्य होता है। उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य का एक महाधिवक्ता होता है, जिसे एडवोकेट जनरल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका कार्य होता है सरकार की जितनी भी कानूनी संबंधी, ठीक है, जितने भी विधायी संबंधी जितनी बातें होती हैं, उन सभी बातों को न्यायालय में सरकार की तरफ से प्रस्तुत करना। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मुख्य जबलपुर में है, क्योंकि आपका जो मुख्य हाईकोर्ट है वो जबलपुर में है, और आपके उसकी खंडपीठ हैं आपके इंदौर ग्वालियर में भी हैं, तो वहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, लोकायुक्त कार्यालय की बात करें तो वो आपका भोपाल में है। अब लोकायुक्त कौन होता है? तो लोकायुक्त आपको पता है कि लोकपाल होता है आपका केंद्र लेवल पर, ठीक है, और जो लोकपाल का छोटा होता है लोकायुक्त, वो प्रत्येक राज्य में होता है। तो लोकायुक्त का क्या कार्य होता है? लोकायुक्त क्यों पद आ जाएगा? लोकायुक्त जो पद का सृजन किया गया वो इसलिए किया गया कि ये देखा गया कि मतलब लोकपाल का हुआ, फिर लोकायुक्त का हुआ, तो देखा गया कि राज्य में जितने भी भ्रष्टाचार संबंधी मामले हैं, ठीक है, मान के चलो जितने भी IAS अधिकारी, IPS वगैरह हुए, ठीक है, जितने भी सिविल सर्वेंट हुए, ठीक है, और जितने मंत्री वगैरह हैं या जितने वगैरह भी अधिकारी हैं, उन सभी को अगर जो करप्ट पाए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी शिकायतों का जांच करना, उनकी देखरेख करना, ये लोकायुक्त का कार्य होता है, जो कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है। क्या करता है? लगाम लगाता है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार को कम से कम करने के लिए लोकायुक्त कार्यालय बनाएगा, जो आपके भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश वित्त निगम आपका पता ये इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, आपका जो वित्त निगम है इंदौर में है, और उच्च न्यायालय आपको पता जबलपुर में ही है, और विद्युत मंडल भी आपका जबलपुर में ही है, और ग्रामीण मध्य प्रदेश गांधी ग्रामीण विकास ये भी जबलपुर में ही है। तो आपका हाईकोर्ट, विद्युत मंडल और महात्मा गांधी ग्रामीण जबलपुर में, और ग्रामीण पंचायत अगर लेकर आ जाए तो आपका अमरकंटक में जाता है। ठीक है, पंचायत प्रशिक्षण संस्थान आपके अमरकंटक अनूपपुर जिले में।
ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण ये भोपाल की जितनी भी सारी संस्थाएं मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश राज्य की जो औद्योगिक विकास निगम है, जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। तो औद्योगिक विकास निगम जिसका क्या कार्य होता है, उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता वगैरह प्रोवाइड कराना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने के लिए प्रोत्साहन करना, ये सभी कार्य रहते हैं, आपको पता ही है, नॉर्मली चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, प्रदूषण को रोक लगाने के लिए जितना भी मतलब, ठीक है दोस्तों, तो जो आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी, राज्य निर्यात निगम। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो निर्यात निगम, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। ठीक है, और लघु उद्योग, छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराने के लिए 1969 में बना आपका। भूमि विकास निगम, खनिज निगम, ठीक है, और वस्त्र निगम, पर्यटन विकास बोर्ड, श्रम विकास निगम और माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये इतने सभी आपकी जो संस्थाएं हैं वो आपकी कहाँ स्थित हैं, भोपाल में। सारी की सारी आपकी भोपाल में स्थित हैं। ठीक है, एक बार और देख लो। औद्योगिक विकास निगम, प्रदूषण बोर्ड, नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी, निर्यात निगम, लघु उद्योग निगम, राज्य भूमि विकास निगम और वस्त्र निगम, पर्यटन विकास बोर्ड और श्रम विकास निगम, माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये आपके सभी कहाँ स्थित हैं, भोपाल में। ठीक है दोस्तों, और प्रमुख निर्यात नियामक संगठन, अब देखते हैं जो आपको संगठन बताए गए हैं उनको थोड़ा डिस्क्राइब करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो लोक आयुक्त है, ठीक है दोस्तों, जो आपका लोक आयुक्त है, तो लोक आयुक्त का पद का सृजन कैसे हुआ, तो इसके लिए मध्य प्रदेश में दीक्षित समिति बनी। तो दीक्षित समिति ने फिर रिकमेंडेशन दी कि मध्य प्रदेश में ये लोकायुक्त होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है, तो इस कारण पर 1969 में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए 1981 में आपका पद सृजन में आया लोकायुक्त। इसमें एक लोकायुक्त होता है, इसका छोटा अधिकारी उप लोकायुक्त भी होता है। तो इन दोनों से संबंधित 1981 में क्या हुआ, एक्ट पारित हुआ। ठीक है, और जिसमें ये कहा गया कि आपके जो लोकायुक्त होंगे वो रिटायर्ड जज होंगे, जस्टिस होंगे। ठीक है, कौन होंगे, रिटायर्ड जस्टिस। और एक अपने आप में एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय मतलब इसमें किसी का भी कोई नियंत्रण वगैरह नहीं है, जो अपने आप में एक स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों, जो स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसके जो प्रथम लोकायुक्त वो आपके पीवी दीक्षित बने थे, और उप लोकायुक्त आपके आरजी भावे थे। कौन से थे, आरजी भावे। और वर्तमान में अगर अपन देखें तो जो लोकायुक्त हैं वर्तमान में वो आपके पीवी नावलेकर हैं, और उप लोकायुक्त आपके उमेश चंद्र महेश्वरी हैं। कौन है, उमेश चंद्र महेश्वरी, उमेश चंद्र महेश्वरी हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला आपका नियामक है मध्य प्रदेश राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। तो इसकी परिभाषा से ही आपको डिफाइन हो रहा होगा कि आर्थिक अपराध, तो आर्थिक से आप क्या सोच सकते हैं, पैसा, साधारण भाषा में समझेंगे ना, पैसा। ठीक है, तो अपराध, उन अपराधों को रोकने के लिए बनाया गया कौन, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना 1983 में हुई। भोपाल में इसका मुख्यालय है, संभाग स्तर पर भी ये कार्य करता है। तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी आर्थिक अनियमितताओं संबंधी लोक सेवक हैं उन सभी मामलों की जांच कर, कहने का मतलब ये है कि जितने भी अधिकारी वगैरह हैं अगर वे किसी से रिश्वत वगैरह लेते हैं या अपराध वगैरह करते हैं तो इस स्थिति में उसे रोक लगाने के लिए आपके लिए राज्य का एक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो होगा, जिसका प्रत्येक संभाग स्तर पर होगा, क्योंकि प्रत्येक संभाग के अंदर जितने भी जिले आते हैं उन सभी की क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाई जा सके, पारदर्शिता लाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपराधों को रोका जा सके। इसके लिए आपका ये कार्य करता है आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, फिर आपका आता है राज्य सतर्कता आयोग। तो आपको पता है एक केंद्रीय सतर्कता आयोग भी होता है। ठीक है, जो केंद्रीय लेवल पर होता है वो प्रत्येक राज्य में एक सतर्कता आयोग तो होता है, वो राज्य लेवल का होता है। तो इसकी जो मध्य प्रदेश में स्थापना करी गई तो 1964 में की गई थी। इसकी स्थापना मार्च 1964 में, ये डेट याद रखना, पूछ ली जाती कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, तो सतर्कता से आपको क्या समझ में आ रहा है, सतर्क मतलब आपको ये सतर्क कर रहा है। ठीक है, पहले ही सतर्क कर रहा है कि सतर्क हो जाइए, कोई परेशानी आने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि राज्य के जितने भी वगैरह आयोग होते हैं उन सभी आयोगों से सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊपर होता है सतर्कता आयोग, जो कि जितने भी अपराध के मामले वगैरह होते हैं, जिसे मतलब हाई लेवल के हो जाते हैं, मंत्री वगैरह इन सभी होते हैं, इन सभी मामलों की जांच वगैरह करने का, देखरेख करने का सतर्कता आयोग को अधिकार है। ये सभी की देखरेख कर सकता है, जांच भी सकता है। ठीक है,
और सरकार संबंधी मतलब बहुत सारे जो आयोग वगैरह होते हैं उसके लिए सरकार से परामर्श वगैरह भी कर सकती है सतर्कता आयोग से, ठीक है, और इससे सहायता भी मांग सकती है। तो ये आपका जिला स्तर तक होता है, जिला स्तर से लेकर आपका राज्य लेवल तक हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिला स्तर पर है, क्योंकि जब नीचे से ही अगर मजबूती आएगी, फाउंडेशन मजबूत होगा तो जभी तो काम सही होगा। जैसे कि आप मकान बनाते हो, अगर वो नीचे से ख़राब हो जाएगा तो आप कितना भी उसमें पिलर दे रहे हो, कितनी भी सीमेंट ईंट लगा लो, गिरेगा, सीधी सी बात है। और जब उसकी नीचे की नींव बहुत मजबूत हो जाएगी तो उसे कोई गिराने वाला नहीं है। इस कारण जो आपका सतर्कता आयोग सबसे बेस्ट क्यों है कि जिला स्तर से कार्य करता है, जिला स्तर से लेकर आपका संभाग पूरे राज्य के लिए कार्य करता है। जो अपराधों के लिए एक शब्द में कहें तो इसका भी कार्य यही है, अपराधों पर लगाम लगाना, ठीक है। और दूसरी बात, जितने भी आर्थिक वगैरह मामले होते हैं सभी मामलों की जांच करना, ठीक है। उसके ये देखना कि इसमें कोई त्रुटि है क्या नहीं है, ठीक है, कोई कमियां हैं क्या नहीं है। अगर कोई मतलब कि चलो कोई नीतियाँ वगैरह लागू कर रहा हो राज्य, तो ऐसी स्थिति में उसकी जांच भी करना है, मतलब इसमें क्या सही है क्या सही नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य को भी ये सलाह देता है आपका सतर्कता आयोग, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको और अच्छी से अच्छी मैं वीडियो प्रोवाइड करा सकूं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, फुल मौज मस्ती एंजॉय के साथ में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।